Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 disasters natural and human made। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिजास्टर्स को डिस्कस करेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स भी पढ़ेंगे और ह्यूमन मेड डिजास्टर्स भी पढ़ेंगे। तो पढ़ने क्या वाले हैं बेटा इस चैप्टर में हम लोग पहले हम देखेंगे कि डिजास्टर क्या होता है और उसकी टाइप्स को देखेंगे। फिर हम ये भी पढ़ेंगे हर डिजास्टर के साथ कि फ्लड है तो हम उसके रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन है तो उसके रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, भले ही नेचुरल डिजास्टर हो या ह्यूमन मेड डिजास्टर हो, जैसे कि अगर कोई गैस लीक हो गई तो उसके रिस्क को आप कैसे कम कर सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर सकते हैं। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो होगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कि हम डिज़ास्टर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर हम लोग ये भी देखेंगे साथ ही साथ कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। अब हम बात करेंगे भाई कि डिज़ास्टर क्या होता है। तो भैया डिज़ास्टर होते हैं सडन डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स, मतलब एक ऐसा इवेंट जो अचानक से आया, बहुत बड़ा लॉस किया और चला गया। ठीक है, अब ये तो एक दो दिन में आया और गया। अर्थक्वेक आए, 1 घंटा भी अर्थक्वेक नहीं चलता है, 10-15 मिनट में इतना लॉस कर देता है ह्यूमन लाइफ्स का भी, प्रॉपर्टी का भी, कैटल्स का भी, कि हम उसके इम्पैक्ट को बहुत टाइम तक फेस करते हैं। ठीक है, तो डिज़ास्टर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये सडन डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स होते हैं जिससे लॉस ऑफ लाइफ भी होता है, प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है, और बेटा ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं इनका जो इम्पैक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी ये ख़राब कर देते हैं, हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बिगाड़ के रख देते हैं, हमारी इकोनॉमी को कोलैप्स कर देते हैं, हमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं ना, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। तो वो इकोनॉमी, अगर किसी के घर से एक तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है या उस पर्टिकुलर एरिया को वैकेट करना पड़ता है वॉल्केनिक या फ्लड की कंडीशन में, तो जो सोसाइटी थी जो एक जगह रह रही थी, 10-12-15 घर थे जो एक दूसरे को जानते थे, अब आप उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में रिहेबिलिटेट करेंगे तो यहाँ पर सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी बिगड़ रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन भी ख़राब हो रही है। और ये ऐसा नहीं होगा कि विद इन 2 और 3 सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। ठीक है, और ये जितने भी इवेंट्स होंगे, जितने भी डिस्ट्रक्टिव सडन इवेंट्स होंगे बेटा, वो हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करते हैं और एक लंबे टाइम तक उसके इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स की बात करें तो एक होगा नेचुरल डिज़ास्टर, जिसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते। हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं, पर ना ही तो हम अर्थक्वेक आने से रोक सकते हैं, ना ही तो हम फ्लड आने से रोक सकते हैं, ना ही तो हम वॉल्केनिक एरप्शंस को बोल सकते हैं भैया कल आना। ऐसा नहीं होता। ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं, पर कई बार ऐसे होता है कि गलती से मिस्टेक हो जाती है, तो हो ही जाती है, उसको कहाँ ही क्या ही रोकोगे आप। तो ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स जिसके लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और नेचुरल डिज़ास्टर जिनके लिए नेचर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब अगर हम नेचुरल डिज़ास्टर्स, तो बेटा ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं। अगर हम कैटास्ट्रॉफिक का मीनिंग देखें हिंदी में तो वो होता है संकटकारी। ठीक है, संकटकारी, कष्टकारी, जो हमें कष्ट दें, जो हमें परेशान करें, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दें। और इंग्लिश में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो डिज़ास्ट्रस। ठीक है, तो ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं ये बहुत ही डिज़ास्ट्रस इवेंट होते हैं, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होते हैं, कष्टकारी इवेंट होते हैं, जिनके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, नेचर और द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ अर्थ, कि भाई अर्थ की नेचुरल प्रोसेसेस हैं, ऐसा तो होगा ही। नेचर रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ की नेचुरल प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। एग्जाम्पल होंगे नेचुरल डिजास्टर्स के अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन्स, वाइल्ड फायर, वॉल्केनिक एरप्शंस। अब हम ह्यूमन मेड डिजास्टर्स की बात करें तो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स होते हैं ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस। इसमें नेचर का रोल नहीं होता बेटा, इसमें ह्यूमन का रोल होता है। कई बार उसे पता ही नहीं था, वो इतना नेग्लिजेंस था कि यार मेरे ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, उससे कई बार गलती हो गई हो, या कई बार इंटेंट, हम इंटेंशनली कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स जो होते हैं वो ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। ठीक है, कई बार गलती की वजह से हो जाते हैं, कई बार उसे पता ही नहीं होता, कई बार पता होते हुए उससे गलती हो जाती है और कई बार उसका इंटेंशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है न्यूक्लियर डिजास्टर,
टेररिज्म। अब टेररिज्म तो इंटेंट के साथ ही हो रहा है ना, उसमें ना ही तो नेग्लिजेंस है ना ही एरर है। एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्प्रेड करना है, दूसरे रिलीजन को हार्म पहुंचाना है, अपनी बातों को मनवाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े होना है, तो ये तो आप इंटेंट के साथ कर रहे हैं ना, इसमें एरर या नेग्लिजेंस की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स जो हैं वो ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से भी होते हैं, मतलब उसे पता ही नहीं था। एरर मतलब पता था पर गलती हो गई। इंटेंट मतलब उसका इंटेंशन था, जैसे कि न्यूक्लियर डिजास्टर, टेररिज्म, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर। नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। बेटा नेचुरल हैज़ार्ड्स की अगर हम बात करें तो क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि रोज रोज फ्लड आ रही है? देखा है क्या? रोज रोज अर्थक्वेक हो रहे हैं, रोज रोज वॉल्केनिक एरप्शन हो रहे हैं। ये कोई ऐसा फेनोमेना नहीं होता जो इतना फ्रिक्वेंट हो, कभी भी नहीं। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर अक्रेंस है, दैट इज नॉट सो फ्रिक्वेंट, जो फ्रीक्वेंसी में नहीं आते। ना ही तो हर ईयर फ्लड आ रही है, ना ही तो हर ईयर वॉल्केनिक एरप्शन हो रहे हैं, ना अर्थक्वेक हो रहा है। ठीक है, दैट इज नॉट सो फ्रिक्वेंट। जो नेचुरल हैजार्ड हैं वो उतने फ्रिक्वेंट नहीं होते हैं, पर नेवरथलेस डेंजरस, पर साल 2 साल 5 साल में एक बार भी आते हैं बच्चा। जैसे सुनामी की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे हम अर्थक्वेक की बात करें या कहीं पे वॉल्केनिक एरप्शन की बात करें, तो ये ईयरली नहीं होते, मंथली नहीं होते, पर जब भी आते हैं तब इतना इतना लॉस करके जाते हैं कि उसके इम्पैक्ट को हम लॉन्ग टर्म तक फेस करते हैं। नेवरथलेस डेंजरस ड्यू टू इट्स लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं इसलिए डेंजरस तो हैं। ये प्रॉपर्टी का भी लॉस करते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ, कैटल लाइफ, सबको ख़त्म कर देते हैं। जो डिस्ट्रक्शन का लेवल होता है, जो नेचुरल हैजार्ड्स करते हैं, वो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और वेरी करेगा, अलग अलग होगा। ठीक है भाई, अर्थक्वेक आया 6 रिक्टर स्केल का आया, 5 रिक्टर स्केल का आया, 7 रिक्टर स्केल का आया, बैरन लैंड में आया तो लॉस ह्यूमन लाइफ का कम होगा। ठीक है, किसी एक बिल्कुल आउटस्कर्ट में आया जहाँ पर बहुत ज़्यादा आसपास में कोई नहीं रहता था, वहाँ पर लॉस कम होगा, पर एक रेसिडेंशियल एरिया में आ गया तो लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो जो लेवल है डिस्ट्रक्शन का, जो नेचुरल हैजार्ड्स के थ्रू होता है, वो अलग अलग नेचर का होगा, अलग इंटेंसिटी का होगा। ठीक है बात। जो नेचुरल हैजार्ड्स होते हैं वो बहुत फ्यूरियस होते हैं नेचर में। बेटा एक अर्थक्वेक आपके 10-15 सालों में बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को विद इन अ मिनट ख़त्म कर देता है। सेम फ्लड के साथ है। वो फार्मर जो पूरा 3-4 महीने मेहनत करता है, एक बार फ्लड आने से उसकी क्रॉप फेल कर जाती है। तो नेचर बहुत फ्यूरियस होता है और लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन लेके आता है, भले ही वो लाइफ हो, प्रॉपर्टी हो, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स को। देखो अर्थक्वेक में क्या होता है, शेकिंग होने लगती है, वाइब्रेशंस आने लगते हैं, शेकिंग होने लगती है, सारी चीज़ें हिलने लगती हैं, शेक करने लग जाती हैं। और ये शेकिंग कहाँ हो रही होती है, अर्थ के सरफेस पे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अर्थ के अंदर सडन मूवमेंट्स हो रही हैं जिनका इम्पैक्ट आपको क्रस्ट में भी देखने को मिलेगा। द वाइब्रेशन और शेकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट्स अंडर इट्स क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर बहुत सडन मूवमेंट होने लगी जिसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, पर इम्पैक्ट आपको अर्थ के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में क्या होगा बेटा, वाइब्रेशंस होंगे, शेकिंग्स होंगी। हो एक्चुअल में कहाँ रही हैं, अर्थ की सरफेस के अंदर, पर फेस आप कहाँ भी करेंगे, अर्थ सरफेस के ऊपर। जो पॉइंट होता है ओरिजिन का अर्थक्वेक का, उसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, देखो ऐसे समझो जैसे ये अर्थ है और अर्थक्वेक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट इस पॉइंट पे हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका फोकस, और ये वाला जो पॉइंट है वो होगा एपी सेंटर। क्या बात समझ में आई? जहाँ पर अर्थ के अंदर क्रस्ट के बेनीथ, क्रस्ट के नीचे जहाँ पर अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ उसे क्या बोलते हैं हम, फोकस। पर उसके जो इमीडिएट ऊपर जो पॉइंट होगा, डायरेक्टली एबव जो पॉइंट होगा, उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक, कोई बात फिर से पढ़ लेते हैं। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। और जो पॉइंट अर्थ सरफेस पे डायरेक्टली उसके ऊपर होगा, फोकस के ऊपर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर।
जो स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट होगा अर्थक्वेक का वो कहाँ पर ही देखने को मिलेगा, एपी सेंटर पर ही देखने को मिलेगा। फिर से सुनो, फिर से देख लो, ये रही अर्थ के अंदर, यहाँ पर अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ, यहाँ पर अर्थक्वेक आया है, ये फोकस होगा। इसके डायरेक्ट ऊपर अर्थ सरफेस पे ये एपी सेंटर होगा, और सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ पर होंगे, एपी सेंटर में। जो स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट होगा अर्थक्वेक का वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, एपी सेंटर में। चलो, अब होता क्यों है अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण। टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो प्लेट्स से बना हुआ है, कंटिन्यू नहीं है बेटा, इस तरीके से प्लेट्स बनी हुई हैं। और ये प्लेट्स, ये इतनी सिमेट्रिकल प्लेट नहीं है, इस तरीके से प्लेट्स बनी हुई हैं। और ये जो प्लेट्स हैं ये कंटिन्यूअसली लावा के ऊपर नहीं, सॉरी, मॉल्टन मैग्मा के ऊपर। लावा तो जब वो बाहर आ जाएगा तब हम उसे कहेंगे, अर्थ के अंदर जब तक है तब तक हम उसे क्या कहेंगे बेटा, मैग्मा। ये मैग्मा के ऊपर, मॉल्टन मैग्मा के ऊपर कंटिन्यूअसली फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट है जो हमारे अर्थ के क्रस्ट को बनाती हैं, ये कंटिन्यूअसली एक जैसी नहीं है, ये अलग हैं। और ये किसके ऊपर फ्लोट करती रहती हैं बेटा, मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड मॉल्टन रॉक्स बीनियत द अर्थ क्रस्ट के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें मूवमेंट हो रही है, इन्हीं की वजह से आता है अर्थक्वेक। वॉल्केनिक एरप्शन may lead to earthquake at times। बेटा वॉल्केनिक एरप्शंस की प्री वार्निंग साइंस में अर्थक्वेक आता है, कि कहीं पर आपको छोटे मोटे अर्थक्वेक के अगर ट्रीमर्स महसूस हो रहे हैं, वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं, तो समझो हो सकता है कि वहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन हो। तो वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से भी कई बार अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक मास स्केल पे डिस्ट्रक्शन करता है। अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग स्ट्रक्चर पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, लोग मरने लगते हैं, ठीक है। कैसे मरने लगते हैं बेटा, देखो जैसे ये बड़ी बिल्डिंग थी, इस बड़ी बिल्डिंग में आप यहाँ पर खड़े थे, ये बिल्डिंग आपके ऊपर गिर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आप जिंदा तो नहीं रह पाओगे। तो अर्थक्वेक की वजह से जो बिल्डिंग होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, पूरी तरह डैमेज कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो इस रीऊन, ये जो कचरा मिट्टी उनके ऊपर गिरने वाला है उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होगी, मर जाएंगे। नाउ वॉल्केनिक एरप्शंस, बेटा वॉल्केनिक एरप्शंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर, इसमें हमारा ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता है। वॉल्केनिक एरप्शंस में होता क्या है बच्चा, अर्थ के अंदर जो मटेरियल, जो मेटल्स प्रेजेंट है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, ठीक हुई बात। तो अगर कोई चीज़ अंदर से बाहर की तरफ आ रही है तो उसे कोई ओपनिंग चाहिए होगी जिसके थ्रू ही वो वापस आएगी, होगा ना ऐसे। तो इसी ओपनिंग को हम बोलते हैं बेटा वेंट, ठीक है। तो एक ओपनिंग और वेंट होगी अर्थ की सरफेस में जिसके थ्रू लावा, गैसेस, एशेस बाहर आ जाएंगी, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्केनो। एन ओपनिंग और वेंट इन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे कोई ओपनिंग या वेंट बन जाना जिसके थ्रू लावा, गैसेस और एशेस एरप्ट हों, बाहर की तरफ आ जाए, यही क्या है, वॉल्केनो। वॉल्केनोज थ्री टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव जिसमें कंटिन्यूसली विद इन अ फ्यू डेज, विद इन अ फ्यू मंथ वॉल्केनिक एरप्शंस होता ही है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव। डॉर्मेंट, जो स्लीपिंग भी बोलते हैं इन्हें, है ना, जो बहुत टाइम के बाद में एरप्ट होते हैं, ठीक है। और एक्सटिंक्ट, जो बहुत सालों से एरप्ट हुए ही नहीं हैं, एक बहुत लंबा टाइम हो गया है, इस लंबे टाइम में इनमें कभी भी वॉल्केनिक एरप्शंस नहीं हुए। एक्टिव में फ्रीक्वेंसी में वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं, डॉर्मेंट में एक लंबे पीरियड के बाद होते हैं, और एक्सटिंक्ट जिनमें बहुत सालों से वॉल्केनिक एरप्शन हुआ ही नहीं है। तीन टाइप के वॉल्केनोज होते हैं बेटा, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट, ठीक है। एक्टिव जिसमें कंटिन्यूसली विद इन अ फ्यू मंथ, विद इन अ डेज और ईयर जो वॉल्केनिक एरप्शंस होते रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉल्केनो। डॉर्मेंट, स्लीपिंग वॉल्केनोज भी इन्हीं को कहते हैं जिनमें बहुत लंबे टाइम के बाद में कभी वॉल्केनिक एरप्शन होता है। एक्सटिंक्ट जिसमें बहुत लंबे टाइम से वॉल्केनिक एरप्शन हुआ ही नहीं है। बेटा जब स्ट्रेस बिल्डअप होता है, कहाँ पर, मैग्मा में। देखो अर्थ के सरफेस के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारे मेटल्स हैं और वो मेटल्स मॉल्टन फॉर्म में है,
सेमी लिक्विड फॉर्म में है। तो बेटा जब उनके ऊपर कोई स्ट्रेस बिल्ड होता है और वो स्ट्रेस उन्हें फोर्स करता है कि जाओ भाई, अब अर्थ के ऊपर चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो व्हेन स्ट्रेस बिल्ड अप इन द मैग्मा, जब स्ट्रेस मैग्मा के ऊपर काम करेगा, वो ये मैग्मा कहाँ पर है, बीनीथ द अर्थ क्रस्ट के नीचे है, ये फोर्स करेगा, ठीक है, कि भाई तुम अब एक बैंड बनाओ और सरफेस पे पहुंच जाओ। क्या इतनी बातें क्लियर है? और इसी फेनोमेना को, इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉल्केनिक एरप्शन। जब अर्थ के अंदर का जो मैग्मा है वो एक वेंट के थ्रू बाहर आ जाए, और जब वो बाहर आएगा तो हम उसे मैग्मा नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, लावा। और ये किसकी वजह से होता है, स्ट्रेस बिल्ड होने की वजह से। बेटा जो डिस्ट्रक्शन होगा सराउंडिंग एरियाज में, उसमें होगा क्या, ये जो बहुत ही हाई टेम्परेचर वाला लावा है, ये जब बाहर निकलेगा तो बहुत सारी एरिया में, पहली बात तो ये लावा स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रहेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा इसको हम ये भी फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ये वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, अब लावा चारों डायरेक्शन में जा सकता है, और इसको देख के लग रहा होगा कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फ्लेम्स है, आग जल रही है। तो इतना गरम गरम लावा जब चारों तरफ फैलेगा तो भाई उस एरिया को हमको ख़त्म, मतलब खाली करना पड़ेगा। जो फार्म लैंड्स होंगी जहाँ पर खेती हो रही होगी, वो दब जाएंगी, है ना। फॉरेस्ट में इफेक्ट आएगा। रेसिडेंशियल एरिया तो वहाँ होना ही नहीं चाहिए, अगर वहाँ कोई रेसिडेंशियल एरिया गलती से है भी तो उसे टाइम रहते वैकेट करवा लेना पड़ेगा। फॉरेस्ट बरी हो जाएंगे, फार्मलैंड बरी हो जाएंगे, रेसिडेंशियल एरिया बरी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लाइंस बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगी, क्योंकि वो भी क्या हो जाएंगी, लावा के अंदर बरी कर जाएंगी। जो ऐश है, ऐश का मतलब होता है राख। देखो जैसे यहाँ पर तो वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है, पर ये जो धुआं निकल रहा है इसके साथ कुछ ऐश भी निकलेगी, मतलब जो राख भी निकलेगी, जो स्टीम होगी, जो एयर में मिल जाएगी और एयर पोल्यूशन का काम करेगी, जिससे सीरियस हेल्थ हजार्ड्स होंगे, ठीक है। हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी। मोरओवर एयर ट्रैफिक में भी डिस्टर्बेड, और एयर ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा, और यहाँ पे जितने भी एरियल एनिमल्स होंगे, मतलब जो बर्ड्स होंगी, एरियल एनिमल मतलब बेसिकली बर्ड ही होती हैं, वही उड़ पाती हैं ना, तो उन सबको बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। हो सकता है उन्हें अपनी लाइफ भी गंवानी पड़ जाए, मतलब उनकी डेथ भी हो सकती है। मेजर्स टू मिनिमाइज रिस्क। अब बेटा देखो, वॉल्केनिक एरप्शंस को हम रोक तो सकते नहीं हैं, वो तो नेचुरल कॉज है, वो तो होगा ही, है ना। आज तक इतने साइंटिफिक एडवांसमेंट के बाद हम इतने एबल नहीं हुए कि हम वॉल्केनिक एरप्शंस को रोक लें। तो हमें बस क्या करना चाहिए बच्चों, प्रिवेंशन मेजर लेना चाहिए, जिससे कि जो रिस्क है वॉल्केनिक एरप्शन का, जो लॉसेस उसके बाद होने वाले हैं वो मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। जो वॉल्केनिक एरप्शंस हैं उन्हें हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, आने से नहीं रोक सकते हैं, पर हम इतना कर सकते हैं कि जो रिस्क होने वाला है उसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बेटा जितने भी रिस्क प्रॉन एरिया है ना, जहाँ पर हमें लगता है कि यार वॉल्केनिक एरप्शन होता है या हो सकता है, वहाँ पर हमें इन मेजर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये करना ही चाहिए। देखो बहुत सारे वॉल्केनोस ऐसे हैं बच्चा जो प्रायर वार्निंग आपको देते हैं, एरप्ट होने के पहले वो आपको बता देते हैं सावधान, ठीक है। कैसे, देखो अर्थ का जो सरफेस होगा जहाँ पर भी वॉल्केनिक एरप्शन होगा वहाँ पर थोड़ी स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा स्वेल अप होने लग जाएगा वो एरिया। दूसरा यहाँ पर अर्थक्वेक आने लग जाएंगे, क्या आने लग जाएंगे, अर्थक्वेक। और इस तरीके के अर्थक्वेक आएंगे जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप अर्थ के सरफेस पे स्वेलिंग देखें, अर्थक्वेक के बहुत ही कम स्केल के जब आपको झटके महसूस हों, और आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो ऑलरेडी वॉल्केनिक प्रॉन हो, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए अमंग्स द पीपल रिगार्डिंग द रिस्क प्रिवेंशन मेजर्स, और लोगों को समझा दो कि अगर कभी वॉल्केनिक एरप्शन हो तो आप लोगों को क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। लोगों को कम से कम अपने पास फूड स्टोर कर लेना चाहिए, और दूसरे एसेंशियल आइटम्स, जैसे कुछ लोग होते हैं जो एस्थमेटिक होते हैं, तो अस्थमा
पंप के बिना नहीं रह सकते, कुछ लोगों को कंटिन्यूअसली कुछ मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, हाई बीपी वाले लोगों को, शुगर वालों को, तो उनको अपने जितने भी एसेंशियल आइटम्स है, फूड, वाटर तो स्टोर करना ही है, दूसरे एसेंशियल आइटम भी अपने साथ ले लेने हैं। यूज़ ऑफ मास्क इज़ रिकमेंडेड। देखो बेटा, जब भी वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो अभी हमने बताया कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन तो होता ही है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट पोल्यूशन में सबसे मेजर इसमें थ्रेट होता है एयर पोल्यूशन का। जो ऐश होती है, जो स्टीम होती है, वो एयर में मिक्स हो जाती है और एयर को पोल्यूट कर देती है। तो आपको उस टाइम में मास्क पहनना है, जिससे कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ना हो, टू प्रिवेंट ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर, और उस पोल्यूटेड एयर को आप ब्रीद इन ना करें। नाउ फ्लड्स, बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉमन फिनोमेना है। आप लोग हर साल देखते होंगे, जो बच्चे बिहार में रह रहे हैं, जो यूपी में रह रहे हैं, कॉमन है भाई, हर बार एक नदी होती है जिसमें फ्लड आती है, बाढ़ आ ही जाती है। चलो, तो होता क्या है इसमें, जब रिवर ओवरफ्लो हो जाए, है ना, व्हेन रिवर ओवरफ्लो देयर बैंक्स, वो इतनी ओवरफ्लो हो जाए कि उसके जो बैंक है वहाँ पर भी पानी आ जाए, है ना। अब ऐसा कब होगा, जब होगी हैवी रेनफॉल। क्या होगी, हैवी रेनफॉल, और इससे जितने भी नियर बाय एरियाज होंगे वो सारे सबमर्ज हो जाएंगे, मतलब रिवर के अंदर मिल जाएंगे, है ना। तो जब हैवी रेनफॉल की वजह से जो रिवर है वो इतनी ओवरफ्लो हो जाए कि उसके बैंक से भी पानी बाहर आने लग जाए, नियर बाय एरिया सबमर्ज हो जाए, पानी के अंदर मिल जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लड। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैक्सिमम फ्लड हमें कब देखने को मिलती है, रेनी सीजन में ही ना। जब आपके यहाँ रेनी सीजन होता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, उस वजह से आती है फ्लड। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, फ्लड अकर्स इन मानसून सीजन। इंडिया में फ्लड कब आती है, मानसून सीजन में। अब मैंने मैक्सिमम बोला बेटा, ऑल नहीं बोला, क्यों, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि एवलांचेस की वजह से भी फ्लड आती हैं। जब रिवर में कोई बहुत बड़ा सा ग्लेशियर आ जाए तो भी उसका जो वाटर लेवल होता है वो राइज कर जाता है और रिवर अचानक से नियर बाय एरियाज में तबाही मचा देती है। ठीक है, देखो ये रिवर, देखो आप लोग कभी भी एक बाल्टी पानी में जब एक कोई हैवी ऑब्जेक्ट डालेंगे, कोई बड़े से पत्थर डालेंगे अचानक से, तो पानी थोड़ा सा ओवरफ्लो होके बाहर आ जाता है ना। ऐसा ही होता है कि जो बड़े बड़े एवलांचेस होते हैं, जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, वो अचानक से रिवर में आके मिल जाते हैं, तो रिवर वाटर के लेवल को बढ़ा देते हैं, तो पानी बाहर की तरफ आ जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, और उसी को हम क्या कहने लगते हैं, फ्लड। तो मैक्सिमम फ्लड तो बेटा रेनी सीजन में भी आएंगे, पर एक दो रीजंस ये भी बनते हैं कि बिना रेनी सीजन के भी कई बार हम लोगों को फ्लड देखने को मिलती है, ड्यू टू एवलांचेस, ड्यू टू ग्लेशियर्स। जो गंगा प्लेन्स हैं, ब्रह्मपुत्र बेसिन है असम में, और जो महानदी के डेल्टा हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के, इनमें फ्रीक्वेंट फ्लड्स आती हैं। गंगा में फ्रीक्वेंट फ्लड आएगी, ब्रह्मपुत्र में आएगी, महानदी में आएगी, गोदावरी में आएगी, कृष्णा में, कावेरी में। यहाँ पर कोशी रिवर नहीं कहा गया है, कोशी रिवर में हमेशा बाढ़ आएगी। और कुछ रिवर हैं जिनमें कंटिन्यू क्या होती है बच्चा, फ्लडिंग। बेटा कोशी रिवर बिहार से, महानदी रिवर उड़ीसा से, इनमें तो इतनी फ्लड आती है कि इन्हें तो शोरो ऑफ, महानदी को शोरो ऑफ उड़ीसा कहते हैं, वहीं कोशी को शोरो ऑफ बिहार कहते हैं। कि बिहार में जो दुख का कारण है वो कोशी रिवर है, और महानदी दुख का कारण है किसके लिए, उड़ीसा के लिए। हर साल फ्लड आती है, और कोशी की तो फ्लड अलग ही होती है, वो थोड़ा थोड़ा अपने पाथ से भी डेविएट हो जाती है, तो आप फोरकास्ट नहीं कर सकते कहाँ से कितनी तबाही मचाएगी। तो गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र बेसिन असम के, महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा कावेरी का डेल्टा, यहाँ पर आप फ्रिक्वेंट फ्लड्स देखते हैं। बेटा एक्सेसिव रेनफॉल होने की वजह से फ्लड होती है, मतलब मेन कॉज तो फ्लड का एक्सेसिव रेनफॉल ही होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ रिजल्टेड इन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। कई बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लड के लिए, क्योंकि ये जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरफ्लोइंग द रिवर, और इनका जो पानी होता है वो रिवर्स में आके मिल जाता है और रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती है। देखो अगर हम हमारे नदर इंडिया की बहुत सारी रिवर्स की बात करें, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा,
तो इनका ओरिजिन कहीं ग्लेशियर से है। तो अगर ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो पानी है वो किस में आएगा, रिवर्स में आएगा और रिवर्स ओवरफ्लो हो जाएंगी। एक और प्रॉब्लम है सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स। बता, रिवर के बेड में इतना सिल्ट जमा हो गया, इतना कचरा, इतनी मिट्टी जमा हो गई है कि जो रिवर है अब उसमें कैपेसिटी ही नहीं है पानी भरने की। देखो मैं बताती हूँ कैसे। जैसे ये एक ग्लास है, ये भी ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें यहाँ तक बहुत सारे पेबल्स, सिल्ट भरे हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक सिल्ट भरे हुए हैं। अब मुझे बताओ कि इस एरिया में पानी के लिए कितनी जगह बची है, वाटर के लिए कितनी जगह बची है, सिर्फ इतनी सी, बाकी में तो पेबल्स हैं, सिल्ट है, सैंड है। तो हमें लगता है कि रिवर में इतना पानी है बेटा, पर एक्चुअल में रिवर में इतना पानी नहीं होता। आधी रिवर तो सिल्ट से, पेबल से, सैंड से फिल्ड होती है, तो इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो हमारी गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली इस सिल्ट को क्या करते रहना चाहिए, क्लियर करते रहना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स एंड ब्लॉकिंग ऑफ रिवर चैनल बाय लैंडस्लाइड्स एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड। चलो पहले तो रिवर के अंदर बहुत सारा कचरा, मिट्टी आ गया, इसलिए उसके पास वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी कम बची। दूसरा होता है जो रिवर के चैनल्स होते हैं बेटा, उन्हें लैंडस्लाइड ब्लॉक कर देती। जैसे ये रिवर थी, इसके ये चैनल थे, पानी इनके थ्रू बहुत सारे एरियाज में पहुंच रहा था, पर लैंडस्लाइड के थ्रू ये चैनल्स में जो पानी जा रहा था वो रुक गया है। अब सारा पानी यहीं पर क्या लेके आएगा, फ्लड। अच्छा बेटा, ये जो फ्लड है ये सिर्फ हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए ही हार्मफुल थोड़ी नहीं है। ये नहीं देखती कि कितनी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, बिल्डिंग का डिस्ट्रक्शन होता है, एनिमल का डिस्ट्रक्शन होता है। हम तो और थोड़े से इंटेलिजेंट है तो हम टाइमली अपने आप को सेफ प्लेस पे पहुंचा लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द काऊ, बफेलो, गोट्स, इनका भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम रेंडिंग पीपल होमलेस, घर लोगों को तो ये बेघर, होमलेस मतलब जिनके पास घर ना हो, बेघर कर ही देती है। फ्लड एग्रीकल्चर को भी बहुत एक्सटेंट तक अफेक्ट करती है। क्रॉप्स पूरी तरह वॉश्ड अवे हो जाती हैं स्ट्रॉन्ग वाटर करंट से। देखो हमें होमलेस बनाने के साथ साथ ये एग्रीकल्चर को भी बहुत बुरी तरीके से हार्म करती हैं। जो स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स होती हैं ये क्रॉप्स को बाहर ले जाती हैं। लाइव स्टॉक का लॉस होता है। तो लाइव स्टॉक क्या होता है बेटा, ज़रा सुनो। जितने भी एनिमल आपके पास रहते हैं जो आपकी अर्निंग का सोर्स है, वो काऊ भी हो सकती हैं, वो हॉर्स भी हो सकते हैं, वो पोल्ट्री फार्म्स में रहने वाली हैन भी हो सकती हैं। जो भी एनिमल आपको आपके बिजनेस में हेल्प करे वो क्या होता है, लाइव स्टॉक। तो जब आप फ्लड से परेशान होकर दूसरे एरिया में जा रहे होते हो तो जितनी हैन आपके पास होती हैं, क्या आप उन सबको ले जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इनका लॉस होना मतलब लाइव स्टॉक का लॉस होना, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की भी शॉर्टेज हो जाएगी, है ना। जब पानी आता है बेटा, बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है, तो वो रिवर जो हमारे लिए कंटिन्यूसली फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स होती है, अब उसके साथ बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम मिल गया होता है ना। जो रोड्स में, जो कॉलोनीज में जो गंदगी होती है वो सब उसके साथ जाके मिल चुकी होती है। तो वो रिवर वाटर जो फ्रेश वाटर का सोर्स था, अब उसका पानी पीने जैसा है ही नहीं। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है। फूड तो है ही नहीं, वाटर भी, वाटर तो है पर ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर कट ऑफ भी हो जाता है, और कट ऑफ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट स्प्रेड हो जाएगा। तो हम कट ऑफ कर देते हैं। तो कट ऑफ जैसे ही होता है, बेटा सुनो ना, बिना लाइट के क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं, बिना पावर, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलेगी, रोड सबमर्ज हो जाएंगे, रेलवे लाइन सबमर्ज हो जाएगी, मतलब आप ना ही तो यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ए सिटी में रहते थे, बी में आपका कोई रिलेटिव है, वो सेफ जगह है, आप अगर वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो रोड्स के ऊपर इतना पानी भरा होता है। साथ ही साथ ब्रिजेस के ऊपर भी पानी आ जाता है। बहुत सारे ब्रिज हमने इस तरीके से बनाए हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जब फ्लडिंग होती है तो वो भी सबमर्ज कर जाते हैं पानी के अंदर। रेलवे लाइन के ऊपर पानी आ जाता है, तो आप यहाँ से यहाँ भी जा नहीं सकते। लोगों को वाटर बॉर्न डिसीजेज हो जाती हैं, लोग सफ़र करने लग जाते हैं। नाउ मेजर्स टू मिनिमाइज रिस्क। अब इसके रिस्क को हम कम कैसे कर सकते हैं बेटा, अगर हम कुछ मेजर्स को अडॉप्ट करें
फ्लड के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है, तो हम इसके डिज़ास्ट्रस इफेक्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अडॉप्टिंग सर्टेन मेजर्स ऑफ फ्लड प्रिपेयर्डनेस, अगर आपने फ्लड प्रिपेयर्डनेस के कुछ ही मेजर्स को अडॉप्ट कर लिया तो आप इसके डिजास्टर इफेक्ट से बच जाएंगे। पहला, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रेगुलर वाटर वेदर रिपोर्ट्स एयर करे, मतलब थ्रू टेलीविज़न रेडियो हम तक पहुंचाए, जिससे कि हम वेल इन्फॉर्म रहें। जैसे ही राइज दिखता है हमें किसी भी रिवर के वाटर लेवल में, तो हमें फटाफट से रेडी हो जाना चाहिए कि भैया हो सकता है सून यहाँ पर फ्लड हो और हमें उस एरिया को वैकेट कर देना चाहिए। राइज इन द रिवर वाटर लेवल शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड, तो इसके लिए कोई हम तो नहीं बैठ के देखते रहेंगे यार अभी 1 इंच बढ़ा, 2 इंच बढ़ा, 3 सेंटीमीटर बढ़ गया, ऐसे तो हम तो नहीं कर सकते बच्चा। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम में क्लोज मॉनिटरिंग करवाए वो रिवर वाटर लेवल की, अलर्ट सिग्नल्स इशू किए जाए जब वो डेंजर के लेवल को क्रॉस कर दे तब, ठीक है। और बेटा बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा एक्सपेंडिचर करके रिवर एम्बैंकमेंट बना दे, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि घरों में पानी आता है, अगर आप लो लाइंग एरिया में रहते हैं तो आप घर को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आपको पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में रिवर है और इसका पानी लो लाइंग एरियाज में चला जाता है, तो सरकार को चाहिए कि जो रिवर है इसके आसपास में बड़ी बड़े एम्बैंकमेंट बना दे, जिससे अगर फ्लड आए भी तो वो इसके ऊपर से लो लाइंग एरिया में ना जा पाए, मतलब इतना राइस, इतना एम्बैंकमेंट बड़ा बना दो कि रिवर का जो वाटर है वो ओवरफ्लो करके लो लाइंग एरिया में ना जाए। रिवर embankment should be constructed to check the spread of flood water. आपको सफिशिएंट स्टॉक रख लेना है फूड का अपने साथ, फ्रेश वाटर स्टोर करके रख लेना है, क्लॉथ्स आपके पास रख लेने हैं कि अगर आप भीग जाएं तो आपके पास चेंज करने के लिए क्लॉथ हो। काय में रखेंगे? वाटर प्रूफ बैग में, ऐसे बैग में रखना खाना पानी कि वो फ्लड वाटर के साथ मिक्स ना कर जाए। फर्स्ट एड किट रख लें अपने पास, ठीक है। एसेंशियल आइटम्स रख लें, जैसे मैंने बोला कि भाई कोई मेडिसिन है, कोई कैंडल है, मैचेस स्टिक है, टॉर्च है, ये सब आपको रखना है। और स्पेशली इसलिए भी तैयार होना है क्योंकि फ्लड के टाइम पे स्नैक्स बहुत होते हैं, तो अगर कोई स्नैक बाइट कर जाए आपको तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी हो कि आप उस पर्टिकुलर टाइम में बिना डॉक्टर के इस चीज़ से डील कर पाए। और बेटा अपने इस तरीके से अरेंजमेंट रखें कि आप खुद भी एक पर्टिकुलर फ्लड प्रोन एरिया से जल्दी से बाहर निकल पाए, लोगों की हेल्प कर पाए, है ना, उन्हें सेफर प्लेसेस तक पहुंचाने में। मेक अरेंजमेंट्स टू एवोकेट पीपल टू सेफ प्लेसेस, हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे अरेंजमेंट कर ले। हम अपने लेवल पे तो करेंगे करेंगे पर मेजरली यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी तो है ही, गवर्नमेंट की भी है कि वो लोग जो अपने आप सेफर प्लेस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उन्हें सेफर प्लेस तक पहुँचा दे, ठीक है। बहुत सारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम से ये काम करती हैं, उनकी ये ड्यूटी होगी कि बेटा वो लोगों को सेफ प्लेस तक पहुँचा दें। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with fire.